बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस कोर्स का हम आगाज़ करने जा रहे हैं जी, आपको मालूम है कि इसका नाम क्या है जी? प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, कैफ 2 इसे हम बोलते हैं। प्रीवियसली ये कैफ 6 हुआ करता था, तो ऊपर वाली स्ट्रीम में होता था, और अब जाहिर है नई ग्रुपिंग के अंदर ये एज आ सेकंड पेपर हमारे पास है। पहला पेपर आपके पास आ गया FAR 1 और दूसरा पेपर हमारे पास आ गया टैक्सेशन कैफ 2। एक्चुअली तो जब आप मेरा ख्याल है अभी भी जो हम ये सेशन पढ़ा रहे होंगे, इसमें से आप में से जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट होंगे वो होंगे जिनकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम्ट हो गई थी, ऐसे ही है ना? तो हमें थोड़ा से दिन लगेंगे, हम वेट करेंगे, पहले 10-12 लेक्चर मतलब पढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को रीड करना शुरू करेंगे, ऐसे टॉपिक शुरू करेंगे जहां हमें अकाउंटिंग का नॉलेज अभी रिक्वायर्ड ना हो। एक्चुअली जब आप उधर FAR 1 पढ़ना शुरू करेंगे, और या आप में से कुछ जिन्होंने थोड़ा लॉन्ग बैच में लिया हुआ था उन्होंने कुछ पढ़ लिया है, अकाउंटिंग के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉफिट कैलकुलेट करके आएंगे, ठीक है ना, कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कमाया है, क्या अर्निंग हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है। गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है, टैक्स हम किसको कहते हैं? टैक्स हम किसको कहते हैं? हमारी इनकम का वो प्रपोर्शन जो गवर्नमेंट का राइट बन जाता है, ठीक है ना। हमारी इनकम में से वो हिस्सा, वो शेयर जो गवर्नमेंट लीगली हमारे से क्लेम कर लेती है, और वो दिए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। यानी जो गवर्नमेंट का भत्ता होता है, जो गवर्नमेंट हमारा पैसा छीन लेती है हमारी इनकम में से, क्योंकि निज़ाम गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी तो हमें पैसों की ज़रूरत है ना। और ये बात अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत पुरानी बात है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी नई तहजीब का कल्चर नहीं है। बल्कि 2 वीडियोज़ में आपसे शेयर करूंगा, थोड़ी सी मेरी बनी हुई वीडियोज़ हैं कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन क्या है, टैक्स कहाँ से शुरू हुआ। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हमें नज़र आता है कि फ़िरौन के दौर में टैक्सेशन का कल्चर मौजूद है। फ़िरौन के दौर में टैक्स कलेक्टर्स जो उसके थे वो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे, और उस वक़्त तहज़ीब में ये बात हमें समझ आ गई थी कि निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, और पैसों का वाहिद ज़रिया अवाम की इनकम है। तो फिर हिस्ट्री में इस काम को करने के लिए, इस चीज़ को इम्पोज करने के लिए टैक्सेस लगाए गए, डिफरेंट टैक्स लगा दिए गए, और हुक्मरानों का ये मिजाज हमेशा से ऐसे ही रहा है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढी कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करके इसके ऊपर टैक्स लगा दे। तो कहा यह जाता है कि फ़िरौन ने जो पहला टैक्स लगाया था वो कुकिंग ऑयल के ऊपर लगाया था। लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते थे ऑब्वियसली घरों के अंदर, तो कुकिंग ऑयल के ऊपर पहला टैक्स लगा दिया गया, जब आप कुकिंग ऑयल ख़रीदेंगे तो ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। और उसके अंदर ही एक और मुज़हिका खेज़ बात ये की गई कि जो ऑलरेडी घरों में कुकिंग ऑयल था उसका इस्तेमाल इलीगल करार दे दिया गया, कि क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कुकिंग ऑयल नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, उसका भी या टैक्स जमा कराएं। जैसे आज हम कहते हैं ना, अगर आपके पास कोई पैसे हैं और आपने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया हुआ तो गवर्नमेंट क्या करती है? एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर कर देती है। हर 2-3 सालों के बाद अपनी लूट मार को लीगलाइज करने के लिए हम एमनेस्टी स्कीम कि जी जिसने टैक्स नहीं दिया हुआ वो अब टैक्स दे दे, ताकि उसका वो पैसा क्या हो जाए, वॉइट हो जाए। ऐसी इनकम जिसके ऊपर हम टैक्स पे कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वॉइट मनी। और ऐसी इनकम जिसके ऊपर हमने टैक्स पे नहीं किया हुआ होता उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहते हैं। अच्छा, ब्लैक मनी की पब्लिक परसेप्शन ये है कि पब्लिक में ऐसे नज़र आता है कि जैसे ब्लैक मनी का मतलब है हराम का पैसा, ठीक है ना। नहीं, ये मुराद नहीं है वो बिल्कुल, क्योंकि टैक्स एक डिफरेंट निज़ाम है और शरीयत का हलाल हराम एक डिफरेंट निज़ाम है। तो उसे हम हराम पैसा नहीं कह सकते, बल्कि वो मनी है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे नहीं किया हुआ। इसलिए उस टैक्स को वॉइड करने का ज़रिया वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सियासतदानों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, तो हर इन्वेस्टमेंट करने वाले ने पैसा वाइट करना है। तो फिर इसीलिए हमें नज़र आता है कि जनाब आटा इस रेट पे चला गया, चीनी इस रेट पे चली गई, फ़लाँ चीज़ इस रेट पे चली गई, बिकॉज़ हर इन्वेस्टर ने अपना पैसा कई गुना कमाना है।
अब जो ये पैसा कमाया जा रहा होता है इसके ऊपर टैक्स नहीं पे हुआ होता, फिर आपको एमनेस्टीज देनी पड़ रही होती हैं। तो फ़िरौन ने पहली टैक्स एमनेस्टी, कायनात की पहली टैक्स एमनेस्टी फ़िरौन ने डिक्लेयर की कि जो घरों में कुकिंग ऑयल है आप उसका टैक्स जमा करा दें तो फिर आप वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना फ़िरौन के कलेक्टर घरों पे छापा मारते थे और कहते थे ये कुकिंग ऑयल है, इसका टैक्स दिखाओ कहाँ पे हुआ। तो हुक्मरान हमेशा से ही ऐसे ही सोचते रहे कि कोई ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी में से चीज़ ढूंढी जाए जो सबकी नीड बन गई हो। तो उस वक़्त फ़िरौन को कुकिंग ऑयल नज़र आता था, आज पेट्रोल नज़र आता है, ठीक है ना। आज मेरा आपका मोबाइल का बैलेंस नज़र आता है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर आज हमारी आवाम और हम जिंदा नहीं रह सकते। वो कहते हैं यार यहाँ पर टैक्स लगाएं, फिर तो मजबूरन इन्हें देना ही पड़ेगा। कुकिंग ऑयल पर भी लग रहा होता है, सेल टैक्स की शक्ल में आज भी टैक्स लग रहा होता है। लेकिन यानी कहने का मतलब है कि हुक्मरान ने ये सोचना है हमेशा कि कैसे हम टैक्स लगाएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा तो हमें पैसे मिलने शुरू होंगे। तो खैर ये दो छोटे छोटे से 5-5, 7-7 मिनट के दो वीडियोज़ हैं, वो मैं आपको सेंड करूंगा जैसे ही हमारा ग्रुप बनेगा। फिर आप उसको थोड़ा सा ज़रा हिस्टोरिकली भी देखेंगे कि हुआ क्या है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, हमारा पेपर कैफ 2 3 हिस्सों में बटा हुआ हमें पेपर नज़र आएगा। एक हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा, टैक्सेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री, टैक्सेशन का थोड़ा सा ऐसी चीज़ें। अभी बल्कि मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो मुझे एक बच्चा, उसकी मेहरबानी, उसने मुझे सलाम किया, मेरे से मेरा बैग वगैरह पकड़ लिया। इमीडिएटली पिछले सेशन में जो टैक्स पढ़ रहा था तो मैंने ऐसे ही महावरतन, जाहिर है पेपर के बाद पहली मुलाकात हुई तो मैंने कहा बेटा आप सुनाओ पेपर कैसा हुआ था। ये वन ऑफ द गुड शाइनिंग स्टूडेंट कहता सर बड़ा अच्छा पेपर हुआ, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है। तो वो क्या? अच्छा, मेरी आदत है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ हो रहा है तो हम उसके किस्से, उसके कहानियाँ सुनाते सुनाते आपको बिल्ड कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो इस दफ़ा टैक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, किसी टीचर ने पूरे पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया हुआ था। अच्छा, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में वो एक किस्सा हुआ था। तो जब हम ऑडिट पढ़ा रहे थे, टैक्स का ऑडिट पढ़ा रहे थे, तो वो एक मेरी लाइफ, आपकी एक दफ़ा भी जब वहाँ पहुँचेंगे तो किस्सा मैं सुना रहा हूँ कि यार इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से मैं अपॉइंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसके अंदर उस ऑडिट रिपोर्ट में मैंने ज़िंदगी में कुछ उसकी इनकम हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हमने कुछ इंडस्ट्रियल रेशोज़ की मदद ली कि इंडस्ट्री में ये रेशो चल रही है, आप ये कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो। तो वो एक कहानी हमने पूरी सुनाई हुई थी। एक पूरा सवाल इस इंडस्ट्रियल रेशो के ऊपर आ गया। कहने लगा सर आपकी वो कहानी मज़ेदार, हमें काम आ गई, और प्लस ये कि हमें बड़ा अच्छा फील हुआ कि किसी बच्चे को ये बात नहीं पता थी कि जो हमने पढ़ी हुई थी। अच्छा, पढ़ी हमने भी एज ए टॉपिक नहीं हुई थी, हमने भी बीच में एज ए किस्से और कहानियों के तौर पर ही उसको बीच में इनबिल्ट किया हुआ था। तो पढ़ने का हमारा स्टाइल यही होगा। हम असल में, हमारा बिलीव ये है कि हम रियल लाइफ में से चीज़ों को जब तक एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है, जब तक हमें टैक्स की ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना कि यार ये है क्या, क्यों लगाया गया है। अच्छा, इससे दोस्ती थोड़ी सी करने के लिए हिस्टोरिकली देखेंगे, अच्छा जी ये भी हुआ था, फ़िरौन ने ये कर दिया था, फिर ये कर दिया था। फिर हिस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे मुज़िका खेज टैक्स लगते रहे। क्योंकि मैंने एक डायलॉग में अभी भी बोल रहा हूँ, ये इन 3 चैप्टर की असल में बातें हो रही है कि हुक्मरान की नज़र सिर्फ इस चीज़ पर है कि कहाँ से पैसे मिल जाएंगे। हालांकि इसका नाम है इनकम टैक्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन योर इनकम। लेकिन जब आप मोबाइल में बैलेंस डलवा रहे हैं तो ये तो इनकम नहीं है आपकी, ये तो खर्चा है आपका। जब आप पेट्रोल परचेज करने जा रहे हैं ये इनकम तो नहीं है आपकी, ये तो आपका खर्चा है। जब मैं प्लॉट परचेज कर रहा हूँ तो ये तो मेरी इनकम नहीं है, तो मेरा खर्चा है। लेकिन हुक्मरान, लेजिस्लेटर ये सोचता है कि नहीं नहीं, मैंने देखना है कहाँ से मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ बस। तो हिस्ट्री के अंदर हमें 10-12 ऐसे मुज़िका खेज टैक्सेस नज़र आते हैं कि इंग्लैंड के अंदर एक टैक्स लगा दिया गया जी घर की विंडोज़ के ऊपर, कि जिस घर की इतनी विंडोज़ होंगी उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा, जिस घर की इतनी विंडोज़ होंगी उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा। आज भी आप इंग्लैंड की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जाके देखें
तो फिर लोगों ने, अच्छा हम भी तो उस तरह ही है ना, जैसे हुक्मरान बिहेव करते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं। लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपनी विंडोज़ बंद करवा दी। तो आपको आज भी इंग्लैंड में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी जहाँ विंडो बनी हुई है, बाद में उसको बंद कर दिया गया। अगर लो ले लो टैक्स तुम, ठीक है। फिर सो एंड सो दाढ़ी रखने पे टैक्स लग गया, ये भी इंग्लैंड के अंदर लगा। और ये हम यहाँ के चैप्टर्स में जाकर इन बातों को, क्यों हुक्मरान ऐसे सोच रहा होता है, क्यों इस तरह से लेकर चल रहा होता है। तो खैर जी, पहले तीन चैप्टर हमें टैक्स की लॉजिक्स, टैक्स के एथिक्स और टैक्स क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, इस तरह की बातों से रिलेट करते हैं कि जनाब टैक्स की बुनियाद क्या है, हिस्ट्री में टैक्स कहाँ से आया, टैक्स की एथिक्स क्या हैं, क्या टैक्स हमेशा हमें ज़्यादा देना ज़्यादा अच्छी बात है, या हम टैक्स बचा तो सकते हैं लेकिन कौन सी चीज़ एथिकल है, कौन सी चीज़ एथिकल नहीं है। ये तीन चैप्टर इससे रिलेटेड है। फिर दूसरा हिस्सा आता है इनकम टैक्स। अगर हम बुक की बात करें तो चैप्टर 4 टू चैप्टर 16 में हमें ये नज़र आएगा कि इनकम टैक्स क्या है, यानी जो मेरी इनकम में से गवर्नमेंट ने शेयर लेना है उसको हम क्या कह रहे हैं, इनकम टैक्स कह रहे हैं। और तीसरी और आखिरी पोर्शन हमें नज़र आएगा सेल टैक्स, चैप्टर नंबर 17 एंड 219, ये एरिया में नज़र आएगा। इस एरिया में से थ्योरेटिकल पेपर आता है, ये कोई न्यूमेरिक साइड नहीं है। 8 से 10 मार्क्स का पेपर हमेशा यहाँ से आ रहा होता है, ठीक है ना। 8 से 10 नंबर का एरिया हमेशा यहाँ से आ रहा होता है। अच्छा जी, इनकम टैक्स 30 to 35 मार्क्स का पेपर यहाँ से थ्योरेटिकल आ रहा होता है और 30 to 35 मार्क्स का पेपर यहाँ से न्यूमेरिकली आ रहा होता है। यानी इसमें से दो पोर्शन में कुछ चीज़ें बिल्कुल न्यूमेरिकली कंप्यूटेशन हमें करनी पड़ रही होगी, सारा कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन यकीनन ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, जो रूल्स, जो रेगुलेशन, जो प्रोसीजर हम पढ़ेंगे उसके मुताबिक न्यूमेरिक सॉल्व हो रहा है, लेकिन पेपर का मिजाज बिल्कुल मैथमेटिकल हो जाएगा इस वाले पोर्शन के अंदर। यकीनन ये पोर्शन सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हम ये रूल्स नहीं सीख रहे होंगे, ठीक है। अब एक है कि एग्जामिनर हमें रूल को रिप्रोड्यूस करने के लिए कहता है, लिखने के लिए कहता है। शायद अभी 3-4 साल 5 साल इस तरह के सवाल आते रहेंगे, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है कि जब आई कैप यहाँ भी ये बोल्ड स्टेप लेगा कि ये भी ओपन बुक पेपर हो जाएगा। जाहिर है मिजाज चेंज हो रहा है ना, चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे FAR 1 आपका ओपन बुक हो गया, ठीक है ना, जैसे FAR 1 आपका ओपन बुक पेपर हो गया। ओपन बुक का क्या मतलब है, अब जो थ्योरेटिकली, जो जैसे हम यहाँ टैक्स में पढ़ेंगे टैक्स के रूल्स रेगुलेशन, ऐसे ही आप अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं ना IS's की शक्ल में। IS 2 पढ़ा होगा अभी जिन्होंने लॉन्ग बैच शुरू किया हुआ है इन्वेंट्री से रिलेटेड। इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट आर NRV, या इसका क्लोजर ये फला फला। लेकिन अब मिजाज ये क्रिएट हो रहा है कि आई कैप चाहता है हमारा बच्चा किताब पढ़कर आए, किताब के साथ हमारा बच्चा लिंक हो। एक स्टाइल चलता है कि हम कहते हैं यार नहीं, किताब को छोड़ो, आप लोग मेरी नज़र से पढ़ना शुरू करें। ये सबसे गलत पढ़ने का तरीका है और आई कैप अब आपको बता रहा है कि यार इस तरह नहीं आपने पढ़ना। मैंने नहीं कहना सिर्फ टीचर बता रहा है आप टीचर को फॉलो करें, नहीं, बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा होनी चाहिए कि बच्चा चीज़ों को खुद पढ़ सकता हो, बच्चा चीज़ों को खुद लेकर चल सकता हो। बात समझ आ रही है? अपनी आंख से ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने की सलाहियत पैदा हो। अब यहाँ बच्चा घबरा जाता है कि सर ये कैसे होगा। तो इंशाल्लाह अभी अगले 2 लेक्चर में हम आपको इस काबिल कर देंगे कि टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आई कैप यही कह रहा है आपको, जब वो कह रहा है ना ओरिजिनल स्टैंडर्ड साथ ले आए, वो 2 वॉल्यूम इतने बड़े बड़े FAR 1 का पेपर देने जाएंगे, वो अलाउड है, वो साथ ले जाए। आई कैप कह रहा है रटा क्यों लगाना है, अपनी डेफिनेशन को याद क्यों करना है भाई, इनको समझना है। बिकॉज रियल लाइफ में बस ये टेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो जाहिर है चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अब मैं अपनी प्रैक्टिस में भी होऊंगा। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं कोई केस डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ, तो क्या किताब बंद रख के करूँ कि खोल के करूँ?
दोनों ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। मेरे क्लाइंट को कोई इस पे एतराज़ नहीं होगा अगर मैं इनकम टैक्स का मैनुअल ओपन कर लूँ और उसमें से देखूँ और देखकर उसको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसको कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है ना, कोई एतराज़ नहीं है। आप किसी मेडिसिन के लिए किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर उस वक्त एक किताब निकालता है और उसमें से ज़रा खोल के देखता है कि यार ये क्या है, तो मेरा ख्याल है आप खुश होंगे कि अच्छा डॉक्टर ने ज़्यादा रेलिवेंट कंसल्ट करके मुझे मेडिसिन सजेस्ट की है। अच्छा, मैं अदालत में पहुंच गया, अब मैं केस फाइट कर रहा हूं। अदालत में जज के सामने भी मुझे किताब खोलना अलाउड है। इसका मतलब है जो रियल लाइफ में मुझे टैक्स है वो किताब खोल के इस्तेमाल करना है, बंद करके इस्तेमाल नहीं करना। तो अब एग्जामिनेशन बॉडीज उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं कि यार जब रियल लाइफ में इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खोल कर ही इस्तेमाल करने हैं तो हम एग्जाम में क्यों कह रहे हैं कि आप याद करके आओ, ठीक है ना। तो आपको अलाउ हो गया जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप साथ लेकर जा सकते हैं। फाइनल में टैक्स का पेपर भी आप ओरिजिनल ऑर्डिनेंस साथ लेकर जा सकते हैं। नीचे आ रहे हैं अब ये पेपर, बस तो ग्रेजुअली मूव करेंगे। तो खैर जी, दो हिस्से हमें पढ़ने हैं, थ्योरेटिकली चीज़ों को याद करना है, न्यूमेरिकली चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ जब याद करने की बारी आती है तो बच्चा थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि यार अच्छा रटा लगाना पड़ेगा, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये काम मैं अपने ज़िम्मे ले रहा हूँ। 70% चीज़ें आपको क्लास में याद करवा दूंगा। 70% चीज़ें आपको अल्लाह ने चाहा तो क्लास में याद हो जाएंगी। सिर्फ आपका काम है जस्ट 30% के लिए घर जाकर एक थोड़ा सा चीज़ों को देख लेना। इसी तरह जो सेल टैक्स का पोर्शन है हमारा, उसमें से हमें थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं 15 to 18 मार्क्स की, और न्यूमेरिक आ रहा होता है 15 to 18, यानी यहाँ भी 50-50% मार्क्स का ये कम्बिनेशन इन जनरल चल रहा होता है। ये हमारे पेपर का स्टाइल है, पैटर्न है। लेकिन ये हम एवरेजेस की बात कर रहे हैं। समटाइम क्या होता है, ये फोकस इंक्रीज हो जाता है। पर्टिकुलरली हम एक्सपेक्ट करते हैं जब आई कैप इसको कैफ 2 के लेवल पर लेकर आया है तो ये फोकस ज़्यादा हो जाएगा, ये रिलेटिवली कम हो जाएगा, ग्रेजुअली ऐसा होगा। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम पिछले 5 इयर्स की बात करें तो फिर पैटर्न हमें थोड़ा सा इस तरह से ही नज़र आएगा कि पेपर का पैटर्न ऐसे चल रहा है। इसका मतलब हुआ जी 3 एरियाज हो गए हमारे पास, ठीक है। पहला तो प्योर थ्योरेटिकल 7, 8, 10 मार्क्स का एरिया, इसको हम कहीं बीच में जाके बिल्ट इन करेंगे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल हमने शुरू कर लिया तो आप लोग बोर हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया। तो हम यहाँ से आगाज़ करेंगे। मेन 70% है भी यही ना, 70% ऑफ द पेपर यही है। तो यहाँ से हम आगाज़ कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला पढ़ने का। फिर इसके ऊपर आएंगे, इसका सैंडविच बनाएंगे बेसिकली, और फिर इधर आएंगे, यहाँ ला के हम अपने पेपर को एंड कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। क्वाइट मैनेजेबल पेपर है, क्वाइट मैनेजेबल पेपर है। यानी लॉज का कोई भी पेपर होता है ना, उसमें खूबसूरती होती है। हमने आई कैप के ऊपर एक धब्बा तो लगा ही रखा है ना सारों ने मिलके कि जनाब आई कैप तो ये कर देता है, तो आई कैप तो ये कर देता है, सवाल ऐसे आते हैं हमने कभी देखे भी नहीं होते, ये लाइक लॉ में ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ से बाहर तो कोई बंदा जा ही नहीं सकता। लॉ हम कहते किसको हैं, उस चीज़ को जो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कोई एक बिल आया, नेशनल असम्बली में पेश हुआ, नेशनल असम्बली ने अक्सरियत से उसको पास कर दिया, फिर ये बिल सेनेट में चला गया, सेनेट ने इस बिल को अक्सरियत से पास कर दिया, फिर ये प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने इसको साइन करके नोटिफाई कर दिया, ये लॉ बन गया। जैसे ही लॉ बन जाता है, इसका स्टेटस, मसलन लॉ में जाहिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेंटेंसेस ऐसे लिख रहे हैं, कहीं फुल स्टॉप लगा हुआ है, कहीं कॉमा लगा हुआ है, वही पंक्चुएशन जैसे लैंग्वेज में, गलती से एक जगह गलत फुल स्टॉप लग गया, गलती से सेंटेंस कंटिन्यू है और फुल स्टॉप गलत लग गया है। डू यू नो कि ये फुल स्टॉप भी रिमूव नहीं किया जा सकता। इफ वी वांट टू रिमूव दिस फुल स्टॉप या कॉमा, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा,
दोबारा नेशनल असेंबली जाना पड़ेगा, दोबारा नया बिल जाएगा, दोबारा सेनेट जाना पड़ेगा, दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको नोटिफाई करेगा, फिर ये फुल स्टॉप या कामा रिमूव हो सकता है। तो आई कैप का एग्जामिनर इससे बाहर कैसे जा सकता है? इसका तो फुल स्टॉप रिमूव करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस रिक्वायर्ड है। आपने देखा, आप एग्जामिशन लेकर यहां तक पहुंच गए, पीछे मुड़ के देखा क्या हो रहा है? देखा पीछे मुड़ के क्या हो रहा है? पीआरसी बेचारे अभी तक हैंग हैं, उनको कोई पता नहीं है, क्योंकि वो आपके जो चीज़ें थी ये सिलेबस में चेंज के लाती हैं लीगली, आप पेपर देकर आगे चलते जा रहे हैं। पीआरसी की चेंजेस चेंज इन लॉ कहलाती है। अब वो चेंज इन लॉ का प्रोसेस अप्लाई होना है, वो जब से चली अभी तक पीआरसी लीगली देयर इज नो पीआरसी एट द मोमेंट। जब तक अप्रूवल ना आ जाए इसका एग्जाम नहीं कंडक्ट हो सकता। एग्जाम लेट हो रहे हैं, पहला अटेम्प्ट होनी थी, मार्च का गुजर गया। तो मेरी आई कैप में प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, मैंने पूछा जी क्या बना, जाहिर है हम एजुकेशन सेक्टर से, हमारा ज़्यादा ब्लेंड एजुकेशन सेक्टर। तो कहा जी कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर का वादा हुआ है कि जुमे तक हो जाए, ये जो जुमा गुजर गया। फिर साथ ही कहने लगे कि लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हालात गवर्नमेंट के चल रहे हैं इस वक्त, हम नहीं सोचते कि पीआरसी की गुफ्तगू वहाँ हो रही होगी। तो जो हालात हैं हमें भी पता है कि पीआरसी की गुफ्तगू नहीं हो रही, बल्कि क्यू लीग की, एमक्यूएम की, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। तो खैर है, नहीं हो तो लॉ के पेपर में लॉ ही आ सकता है, यानी ये कोई अनहोनी नहीं हो सकती, एग्जामिनर इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो इसलिए एक बेनिफिट ये है कि कम से कम एक डिफाइंड सिलेबस है कि यहीं से ही कुछ आना है, कोई अनहोनी चीज़ आ नहीं सकती, लीगली नहीं आ सकती, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, लॉ को जब हम, तो इसका स्टाइल क्या है पढ़ने का? बिकॉज जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हम असल में कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा कि आपको लॉ पढ़ाने, आपको लॉ पढ़ना आ जाए, आप इंटरप्रेट कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो क्लास में सम टाइम टीचर को आप कह रहे होंगे नहीं सर ये मीनिंग नहीं, ये बनता है मीनिंग, बिकॉज हम आपको लॉ रीड करना सिखाएंगे। तो जी हमारे पाकिस्तान में सबसे सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, जिसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान। तमाम रूल्स, तमाम रेगुलेशन इसके ताबे होंगे, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। इसके शुरू में लिखा हुआ है कि ये लॉ खुद ताबे होगा इस्लामिक कवानीन के, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहला, उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं लॉ, जहाँ से इब्तदाइया जिस तरह हम कहते हैं, कि इसके शुरू में लिखा हुआ है कि हुकूमत अल्लाह की है और हम उसकी हुकूमत को यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कानून बना रहे हैं, और तमाम कवानीन इस्लामिक कवानीन के ताबे होंगे। इसका मतलब है अगर कोई कानून ऐसा बन जाए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कि आईने पाकिस्तान के ये बात ख़िलाफ़ है, ये नहीं की जा सकती। अच्छा जी, फिर इसके नीचे बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री चलेगा कानून का। जैसे अगर हम रेलिवेंट बात करें, ऑल लॉज रूल्स रेगुलेशन आर सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो आईने पाकिस्तान से टकरा रहा हो। यानी आईने पाकिस्तान कुछ हमें हुकूक देता है ना, हर शहरी को आज़ादी देता है कि वो जो चाहे बिजनेस करे, ये है, कुछ मेरे राइट्स हैं, कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक ऐसा कानून आ जाए जो मुझे ये मना कर दे कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो मैं फ़ौरन कहूँगा मुझे आईन इजाज़त देता है, ये कानून गलत है, मैं अदालत में चला जाऊँगा और अदालत उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देगी, कहेगी ये गलत है, आईन के ख़िलाफ़ कानून नहीं बन सकता। इसका मतलब है पाकिस्तान में कोई भी कानून आईने पाकिस्तान से टकरा नहीं सकता। अगर टकरा जाएंगे तो क्या होगा, कानून को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आईन सुपीरियर है। अच्छा जी, मसलन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कानून की एग्जांपल आ गई। सेल टैक्स एक्ट 1990, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, दो चीज़ें हमने पढ़नी है। फिर कंपनीज एक्ट 2017, ये आप कैफ 7 में जाके पढ़ेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप लॉ में पढ़ चुके हैं। ये चंद एग्जाम्पल्स हैं जो एज अ सीए स्टूडेंट आप जिन कवानीन को पढ़ रहे हैं। इनमें से किसी कानून में कोई ऐसी बात लिख दी जाए जो आईने पाकिस्तान से टकराती हो,
तो फिर क्या होगा, ये जीतेगा या ये जीतेगा? पहला कॉन्सेप्ट ये हमेशा ये जीतेगा, ये सुपीरियर लॉ है और ये सबऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जिसको हमने पढ़ना शुरू करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कानून इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो उसका एक नाम रख देते हैं, अभी इसके ऊपर जिक्र करेंगे, और जिस साल में वो कानून बना होता है उसके नाम का हिस्सा ही बना देते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का यही मतलब है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, सेल टैक्स 1990 में आया था, कंपनीज एक्ट जो अब हम पढ़ रहे हैं 2017 में आया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था। हमारे मुल्क की पैदाइश से भी पहले का कानून है। और समझ आ, तो ये जो लिखा हुआ है ये असल में बता रहा है कि ये कवानीन किस साल में इंट्रोड्यूस किए गए थे। जब तक एक नया कानून ना आ जाए, जब तक हम ऐसे चलाते रहते हैं। अच्छा, कुछ जगह पर ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है और कुछ जगह पर एक्ट लिखा हुआ है, इसमें भी फर्क है, इसमें भी फर्क है। ऑर्डिनेंस ऐसा कानून है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया, ठीक है ना। दो सोर्स ऑफ लॉ हैं पाकिस्तान में हमारे पास, कैफ 4 में आप पढ़ रहे होते हैं। दो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, एक तो रियल प्रोसीजर ऑफ लॉ है कि नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट ने पास किया और फिर प्रेसिडेंट ने उसको जारी कर दिया। जब ये कानून सारा पूरा हो जाए तो फिर लफ्ज एक्ट लग जाते हैं। ये कवानीन आइंदा चेंज भी इसी प्रोसेस से होंगे, इनका फुल स्टॉप भी इसी प्रोसेस से रिमूव हो रहा होगा फिर। लेकिन ये कानून क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने जारी कर दिया, ठीक है। तो इसको दोबारा भी चेंज करना होगा तो प्रेसिडेंट ही जारी कर देगा, हमें असेंबली और उसकी ज़रूरत पेश नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी लॉ का स्ट्रक्चर क्या होता है? जनरली लॉ के अंदर पॉइंट्स में हम हेडिंग्स बना लेते हैं जिनका नाम अमूमन सेक्शंस रख देते हैं। ये लॉ का सेक्शन 1 है, ये लॉ का सेक्शन 2 है, ये लॉ का सेक्शन 3 है, ये लॉ का सेक्शन 4 है। लॉ की हेडिंग्स का नाम क्या है? सेक्शंस। फिर सेक्शंस के बाद हमें कुछ शेड्यूल नजर आते हैं। असल में सेक्शन में हम ज्यादा मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर किसी चीज के बारे में कोई डिटेल देनी पड़ जाए, मसलन हमने कहना है जी हर शख्स ने टैक्स पे करना है, ये बात हम सेक्शन में करेंगे, लेकिन सबने एक ही रेट से टैक्स पे नहीं करना। अब डिटेल आनी है, एक इंडिविजुअल ने कैसे पे करना है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने, पार्टनरशिप वाले लोगों ने कैसे पे करना है, एक कंपनी ने कैसे पे करना है। फिर कंपनी के बहुत डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, हर इनकम पे कैसे टैक्स पे होना है। अगर मैं सैलरी कमा रहा हूँ तो मेरा टैक्स कैसे लगेगा, अगर मुझे किसी घर का किराया आ रहा है तो फिर कैसे टैक्स लगेगा, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और मुझे वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट देती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। उस पर क्या, अब ये तफसील है ना, ये किसी शेड्यूल में लिखी। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये बड़ा कंटेमिनेट हो जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, इतना बड़ा लॉ बन जाएगा। तो हम जब ऐसे बारीकियां आने लगे तो उनको उठाकर कहाँ ले जाते हैं? शेड्यूल में ले जाते हैं। बात समझ आ रही है? कहीं डिटेल्स बतानी पड़ जाएं, कहीं रेट्स बताने पड़ जाएं, कहीं कोई और बात तफसीलन बयान करनी पड़ जाए तो फिर हम कहाँ चले जाते हैं? शेड्यूल में चले जाते हैं। इन दोनों से भी अगर कोई बात वाजे ना हो रही हो और डे टू डे उसके ऊपर हमें कोई अलग से रूल बनाना पड़ जाए तो फिर हम उसके लिए रूल्स बना लेते हैं। असल में इनकम टैक्स लॉ इन 3 बुनियादी स्ट्रक्चर के साथ चल रहा होगा। सबसे पहले एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें हम लिखेंगे, सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। फिर शेड्यूल्स बना लेंगे। मतलब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है कुछ थोड़ी सी, ताकि मैं उतनी टेक्नोलॉजी यूज़ करूं? ओके। मतलब आपने फिक्स एसेट्स पढ़े हैं, वहाँ पर डेप्रिसिएशन पढ़ी है, ठीक है ना, या अकाउंटिंग में आप कह दीजिए आपने IAS 16 पढ़ा है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड।
अब हमने टैक्स में भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो जाहिर है सोचना पड़ेगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द परचेज, नो डेप्रिसिएशन, फुला लेनी है नहीं लेनी है, क्या होना है, क्या तो तफसील आ गई। तो यहाँ नहीं लिखेंगे भाई, इसका शेड्यूल बना लेंगे। तो 7, 8, 9 शेड्यूल बने हुए हैं अलग 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 हमारे सिलेबस में। एक थर्ड शेड्यूल है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, एक फर्स्ट शेड्यूल है, उसके थोड़ी सी चीज़ें हमारे सिलेबस में शामिल हैं, बाकी कभी आप सीए फाइनल में जाके चीज़ें पढ़ रहे। तो ये 3 चीज़ें हो गई जी हमारे पास, सेक्शंस, शेड्यूल्स, रूल्स। रूल्स क्या हैं? अगर कोई बात फिर भी एक्सप्लेन नहीं हो सकी, अभी आ जाएगी 1-2 रोज़ के अंदर ही एग्जाम्पल्स हमारे पास, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे कि हम रूल्स को डिफाइन कर सकें। अच्छा जी, सेक्शन अगर हम मोटी सी बात करें तो टोटल 241 सेक्शन हमें नज़र आते हैं। ये बढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सेक्शन 1, किसी भी लॉ का जो सेक्शन 1 होता है ना, किसी भी लॉ का, अभी हमने कई सारे लॉज की एग्जांपल देखी, वो क्या बयान कर रहा होता है? सबसे पहले तो शॉर्ट टाइटल रखता है, उस लॉ का नाम रखता है। जैसे अभी हमने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990, कंपनीज एक्ट 2017। ये कहाँ लिखा हुआ था? हमने ये नाम कहाँ से पिक किया है? सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल में एक नाम लिखा हुआ है कि इस लॉ का ये नाम है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसका पेरेंट्स एक नाम रख देते हैं, फिर आइंदा हम उसे उस नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही कोई लॉ आता है तो सेक्शन 1 में हम उसका एक नाम रख देते हैं। फिर एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है कहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि मुल्क के कुछ कवानीन हैं हमारे जो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं, कुछ कवानीन हैं जो हम कहते हैं नहीं यार ये हमारे वो फाटा और उधर वाले एरियाज पे अप्लाई नहीं होंगे। कुछ कवानीन हैं जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी, पंजाब गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाएगी तो क्या कहेगी कि पंजाब में अप्लाई होगा, केपीके में तो अप्लाई नहीं होगा। केपीके की गवर्नमेंट बनाएगी तो पंजाब में अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब है एक्सटेंड का मतलब है कहाँ अप्लाई होगा, किस एरिया के अंदर अप्लाई होगा। और कमिटमेंट का मतलब है कब से अप्लाई होगा। बाद दफ़ा लॉ में लिखा होता है एट वंस, जैसे ही लॉ अनाउंस हुआ इमीडिएटली अप्लाई हो गया। और बाद में तो लॉ में लिखा होता है कि नहीं फलां तारीख से ये कवानीन बन गए हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें कहाँ से पता चला करेगा? सेक्शन 1। अच्छा जी, लॉ क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब एक प्रॉब्लम ये कि लॉ, जैसे एक सेइंग आपने सुनी है ना, लॉ इज ब्लाइंड। ठीक है ना, लॉ इज ब्लाइंड के कई मीनिंग है। उसका एक मीनिंग ये भी है कि यार बस जो लिखा है ना इससे मीनिंग निकालना है बात में, बस इसमें अपनी इंटेंशन नहीं देखनी कि नहीं नहीं जी इसका मकसद तो ये है। जैसे आजकल एक बहस चढ़ी हुई है ना, वो पॉलिटिकल साइड से, ज़रा हम इसे किस्से कहानी से टच कर लें कि जी जो अरकान हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डाल देंगे तो हुकूमत की इंटेंशन ये है, वो कहती है कि नहीं, कानून में उस सेक्शन में ये बात लिखी हुई है, आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई गवर्नमेंट की पार्टी का आदमी इन मौके पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट डाल देगा तो पार्टी सरबराह को इख्तियार है कि उसे शो कॉज करे और उसको डी सीट करवा दे, नाअहल करवा दे। अब वहाँ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? अगर वोट कॉस्ट कर देगा। इसका मतलब है पहले वोट कॉस्ट होगा, बाद में ये कानून उस पर अप्लाई होगा। लिखी हुई बात ये है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं ये क्या बात हुई, इसका मकसद ये है कि लोग वोट कॉस्ट ना करें, तो अदालत पहुंच गए वो ये बात करने के लिए कि जनाब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसका ये मीनिंग है। नहीं नहीं, अदालत कैसे एक्सप्लेन करेगी ये बात? हाँ, अदालत को इख्तियार तो है कि वो कानून की कोई इंटरप्रिटेशन कर दे, लेकिन कानून की इंटरप्रिटेशन लिखे अल्फाज से होती है। इसको कहते हैं लॉ इज ब्लाइंड। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत दलील है हुकूमत के पास। वो कहती है यार बात सुनो, एक बंदा किसी चीज़ का मर्डर करने लगा है तो पहले कानून वेट करे कि जनाब आप गोली मार दें, फिर हम अप्लाई करेंगे आप पे कानून कि बिस्मिल्लाह जनाब पहले गोली तो मारने दें बेचारे को। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत तावील है, लेकिन लॉ का मिजाज
प्रॉब्लम कर रहा है। लॉ का मिजाज ये कि नहीं, जो अल्फाज लिखे हैं उससे इंटरप्रिटेशन करनी है। हत्ता कि अगर अल्फाज गलती से गलत लिख दिए गए हैं तो जब तक कानून को अमेंड नहीं करेंगे ये गलत चीज़ कानून कहलाएगी और सही चीज़ गैर कानूनी कहलाएगी। बात समझ आ रही है? अब क्यों, इसका मतलब हुआ कानून सारे अल्फाज का गोरख धंधा है, अल्फाज से खेलना है हमने। अब इंग्लिश में अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। मसलन मैं कहता हूं जी एक लफ्ज़ है पर्सन। पर्सन का क्या मतलब है? कोई शख्स। हमारे जहन में फौरन से पर्सन का क्या मतलब है? कोई शख्स, मैं, आप, हम सब कौन है? पर्सन। अब लॉ कहता है एवरी पर्सन शुड पे टैक्स। इसका मतलब है हर, जो हमारा अमूमी मतलब है, हर शख्स ने टैक्स पे करना है। और शख्स से मुराद हम इंसान हैं, तो कंपनी तो इंसान नहीं है। इसका मतलब है अब ये मीनिंग कहीं से निकालने पड़ेंगे ना हमें। तो लॉ क्या करता है, सेक्शन 2 में लाकर कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसका जो इंग्लिश वाली डिक्शनरी का मीनिंग है उससे हमने हटना है। मसलन पर्सन का एक इंग्लिश की डिक्शनरी में मीनिंग है, एक हम अकाउंटेंट को पता है कि यार आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। ये तो हम अकाउंटेंट को पता है ना, जरा आपने घर में जाके पूछिएगा कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, ठीक है ना, तो किसी को नहीं पता चलेगा। तो आपकी वालदा ने कहना अच्छा जी अगर आर्टिफिशियल पर्सन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बेटा फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सन से ही आपकी शादी कर देंगे। फिर आपने कहना नहीं नहीं नहीं, नेचुरल पर्सन नेचुरल ही होता है, ठीक है ना। तो अब लॉ की मजबूरी क्या? लॉ की मजबूरी क्या? लॉ ने जितने डिक्शनरी के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, अगर मैंने टैक्स में, क्योंकि मैं इनकम टैक्स की बातें कर रहा हूँ, अगर मेरे नज़दीक उसका मीनिंग कुछ और है, हो सकता है उसका मीनिंग मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया और हो सकता है मैंने उसका मीनिंग थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और हो सकता है बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तीन बातें ही हो सकती है ना, तीन बातें हो सकती है। या तो इंग्लिश के मीनिंग को मैं कहूँ यार ये तो बिल्कुल बेकार है, ये हमारी मुराद हरगिज़ भी ये नहीं है, एक ऑप्शन। या ये है कि नहीं नहीं यार इंग्लिश की डिक्शनरी में ये बात लिखी है लेकिन हमारी मुराद इससे भी ज़रा थोड़ी ज़्यादा या इससे थोड़ी कम। तो लॉ क्या करेगा, सेक्शन 2 में अपनी डेफिनेशंस दे देगा। तो लॉ का सारा स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, सेक्शन 2 कुछ चीज़ों को डिफाइन कर देगा। सेक्शन 2 में किसी लफ्ज़ की डेफिनेशन आने का मतलब ही यह है कि हम डिक्शनरी मीनिंग यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ सेक्शन 2 में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अब सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग है, जो डिक्शनरी में, अमूमी डिक्शनरीज में जो मीनिंग लिखा हुआ है इसका वही मीनिंग है। क्लियर हो गई बात जो? तो हमें नज़र आया कि जनाब सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन क्या किया करेगा, 3-4 काम करेगा। नंबर 1 उसका नाम लिख देगा, लॉ का नाम रख देगा, शॉर्ट टाइटल दे देगा उसको कोई। नंबर 2 एक्सटेंट बता देगा कहाँ एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल है, ये बता देगा। और सेक्शन 2 क्या करेगा, डेफिनेशंस दे देगा। अच्छा मैं अब सेक्शन से आगाज करते हैं। एक जो सेक्शन होता है ना, अ सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, एक सेक्शन जिसे मैं बोल रहा हूं उसका एक नंबर होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ठीक है। जब आप ओरिजिनल लॉ पढ़ेंगे तो नंबर लिखा होगा, उस नंबर के ऊपर बोल्ड करके एक हेडिंग लिखी होगी, यानी इस सेक्शन की हेडिंग क्या है, अ हेडिंग। लेकिन एक मजे की बात है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ। लॉ की जो हेडिंग है ना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ, ये मेरे आपके पढ़ने के लिए लिखी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज को, किसी ऐसे को, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का हमारा ह्यूमंस का रिलेशन है। वैसा लिखा हुआ है जी ये सैलरी से रिलेटेड है, तो ये लफ्ज़ लॉ नहीं है, बल्कि लॉ क्या है, इट्स वर्ड्स, जो हेडिंग के बाद चीज़ें आ रही हैं। तो एक सेक्शन 3 चीज़ों में बटा हुआ है, एक नंबर, एक हेडिंग और एक उसके वर्ड्स, ठीक है। अ सेक्शन वर्ड्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सब सेक्शन। जब बात थोड़ी लंबी हो रही हो तो हम सेक्शन, सब सेक्शन, उसको ऐसे डिवाइड करते हुए आगे चले जाते हैं। जैसे अगर मैंने लिखना है
ये सेक्शन 2 है और फिर सब सेक्शन 1 आ गया, या सेक्शन 2 है फिर सब सेक्शन 5 आ गया, ऐसे बात आनी शुरू हो जाएगी। ठीक होगा? अच्छा जी, अभी हम मोटी मोटी बातें कर रहे हैं ताकि हम जब लॉ को पढ़ने लगे तो यही वो छोटी छोटी बातें हैं। डेफिनेशंस का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग अ वर्ड और फ्रेज इन एनी लॉ इज यूजुअली टू गिव इट अ मीनिंग विच डिफर फ्रॉम इट्स ऑर्डिनरी एवरीडे करंट मीनिंग। ठीक है ना? जो माशरे में, हमारी अमूमी ज़िंदगी में, हमारी किसी रिवायात में जो मीनिंग आ रहा है, अगर हम उससे डेविएट कर रहे हैं तो फिर हमें वो वर्ड क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर हम कहते हैं नहीं यार ये तो सबको पता है इसका क्या मतलब है, मसलन कहीं हम लफ्ज़ कोई भी यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान, तो सबको पता है यार लफ्ज़ पाकिस्तान का क्या मतलब है, ठीक है ना? और हम कहते हैं जी वो ये चीज़ सबमिट करेगा, हम समझते हैं कि सबमिट का मतलब सबको पता है, तो फिर हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इंक्लूड सम मीनिंग टू ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द टर्म, जो भी मैं कह रहा था कि या तो हम कुछ चीज़ें ऐड कर रहे होंगे या एक्सक्लूड सम मीनिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द टर्म। तो या तो कुछ चीज़ें ऐड हो रही होंगी या कुछ चीज़ें माइनस हो रही होंगी। मसलन हम एक पहली छोटी सी डेफिनेशन को लेकर बस यहाँ ख़त्म करेंगे, फिर कल से आएंगे तो आगाज़ इसका बाकायदा करेंगे। आगाज़ तो आज ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। अब ये किन डेफिनेशन का जिक्र हो रहा है? जो सेक्शन 2 में आएंगी। जो चीज़ सेक्शन 2 में नहीं आएगी उसका मीनिंग क्या है? डिक्शनरी खोल लीजिए, गूगल कर लीजिए, जो मीनिंग लिखा हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज का मीनिंग है, क्योंकि इंग्लिश में हमारा लॉ है, तो जो लैंग्वेज का मीनिंग है वो ही मीनिंग है, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। पहली बात, ऐसी डेफिनेशन जिसमें आगाज हो रहा हो लफ्ज़ मीन से, ये पहचान है कि ये कौन सी डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। ये क्या करती है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मीन्स दैट ऑल आइटम आर लिस्टेड एंड नन इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन। जब हम किसी लफ्ज़ को कहते हैं ना इसका मीन, मतलब मैंने सैलरी को डिफाइन करना है और मैंने लिखा सैलरी मीन्स, इसका मतलब है जो लॉ कहना चाहता है ना वो सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, अब हमारी इमेजिनेशन में कोई और चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। इसको एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन हम जब यूज़ करते हैं जब हमने डिक्शनरी मीनिंग को कतन रद्दी कर देना होता है। यानी हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि आज के बाद इस लफ्ज़ का मतलब ये है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। एक था ना, हमने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है उसके मीनिंग में या ऐड कर दें या कम कर दें। हम यहाँ कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, उसको तो यूज़ ही नहीं करना, हम अपनी डेफिनेशन पूरी की पूरी नहीं लेकर आ रहे हैं। When the definition of a word begins with means, it is indicative of the fact that meaning of the word has been restricted. It would not mean anything else but has been indicated in the definition itself. जो कहना चाह रहे थे डेफिनेशन में लिख दिया है। कैसे पता चलेगी? मीन से पता चलेगी। मसला ये अब डिफाइन आगे चलेंगे तो हमने पढ़ना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। सेक्शन, ये क्या है? सेक्शन जो भी पढ़ कर है, ये नंबर। हेडिंग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हेडिंग जिसके बारे में हमने कहा ये लॉ नहीं है, और ये उसका सब सेक्शन। बात समझ आ रही? नंबर, हेडिंग, सब सेक्शन। The rent received or receivable by a person for a tax year other than rent exempt from tax under this ordinance shall be chargeable. हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं। यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है रेंट। जो कुछ अभी लिखा हुआ है रेंट का वही मतलब है जो अमूमन ज़िंदगी में रेंट का मतलब होगा, ठीक है ना? लेकिन ऐसे नहीं है। सेक्शन 2 ने जाके रेंट को डिफाइन कर दिया। उसने कहा जी रेंट
मीन्स। इसका मतलब है डिक्शनरी के मीनिंग को तो हमने कूड़ा कर दिया। जब कोई डेफिनेशन लफ्ज मीन से स्टार्ट हो रही हो, द रेंट मीन्स डिक्शनरी फारिग, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन। अब इसे छोड़ दे, अभी ये नहीं हम पढ़ रहे, हम सिर्फ ये लफ्ज समझना चाह रहे थे कि जब लफ्ज मीन्स आ गया। अच्छा मुझे बताइए, आपने एक घर ले लिया किराए पर, आप में से एक बच्चे ने सोचा यार यहाँ इतने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की तो ज़रूरत ही है, मेरे क्लास फेलोज ही हैं, मैं क्या करता हूँ एक घर किराए पर लेता हूँ, अपने ही बच्चों को कहूँगा यार 8-10 बच्चे आ जाओ मिल के यहाँ आ जाते हैं। आपने पहले किराए पर लिया है, फिर आप आगे इनको किराए पर दे दोगे, ऐसे ही होगा। जो इनकम आपको आ रही होगी, जो पैसे आपको आ रहे होंगे, वो आप क्या ले रहे होगे, रेंट ले रहे होगे ना, कि कुछ और ले रहे होगे, रेंट ले रहे होगे। हम सब डेली लाइफ में इसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, रेंट। यार मैंने खुद किराए पर लेकर आगे सब लेट कर दिया, दोबारा किराए पर दे दिए। मैंने एक घर किराए पर लिया 50,000 का और इसमें 8 आदमी रख लिए और हर एक से 10,000 किराया तय कर लिया, मुझे कितना आ गया 80,000। मैंने पीछे कितना देना है, फायदा हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? इनकम टैक्स वाला कहता है ये वाली बात का जिक्र नहीं कर रहा मैं आपसे। वो कहता है जो आपके दिमागों में रेंट का मतलब है ना, ये तो मैंने कूड़ा कर दिया ये लफ्ज निकाल के, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं रही अब। वो कहता है नहीं नहीं भाई मैं आपको बताता हूं, जब मेरे साथ इनकम टैक्स में आके आप रेंट की बात करोगे ना तो मेरा एक खास मीनिंग है उस। क्या आप उस घर के मालिक हैं? कहता नहीं। कहता फिर आपकी बात ही नहीं हो रही, हम तो सिर्फ ऑनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा रेंट तो मुझे मेरी गाड़ी का भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? हमारे दौर में तो रेंट पे वीसीआर भी मिला करता था, ठीक है ना। चलो अब आपने नहीं वो दौर देखा, हमने देखा। कितनी चीज़ें हैं जो रेंट पर आज भी मिल रही है ना। उन सब का जो किराया है वो क्या कहलाएगा, रेंट, अमूमी ज़िंदगी में, इनकम टैक्स में नहीं। वो कहते हैं इनकम टैक्स में रेंट का लफ्ज़ हमने फिक्स कर दिया है जब ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग ये रेंट रिसीव करेगा। तो आप तो खुद ऑनर नहीं है उस घर के। वो कहता है आपके लिए रेंट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, कोई और लफ्ज़ बताऊंगा वो इस्तेमाल करना। बात समझ आई है? एक्चुअली यहां से हम घबरा जाते हैं और हम आंखें बंद करके किसी टीचर के पीछे चलना शुरू करते हैं। यार नहीं 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 नहीं, हम तो ये चंद बातें हैं जो जैसे ही हम समझेंगे हमें शायरी नज़र आने लगेगी। लॉ को पढ़ना यकीन जाने, अगर लॉ 8-10 दिनों के बाद हम ग्रेजुअली छोटी छोटी सी बातें ऐड करेंगे तो आप देखिएगा लॉ को रीड करना एक टेस्ट की बात है, एक फ्लेवर है इसके अंदर कि यार अच्छा लेजिस्लेटर क्या बात है यार, यहाँ उसने बड़े अच्छे तरीके से सोचा है, यहाँ अच्छे तरीके से नहीं सोचा। अब ये 2-3 लेक्चर हैं जिसमें हमने आपको बिल्ड कर देना है, और अगर हम नहीं ऐसा करेंगे ना तो आपका हाल पता कैसे होगा। मैं ज़रा अच्छी सी एग्जांपल नहीं है लेकिन देने लगा हूँ। फिर हमारा हाल उस मुसलमान की तरह है जो हम सभी अनफॉर्चुनेटली उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो आंखें बंद करके मौलवी साहब के पीछे चल रहे हैं। बिकॉज जो अल्लाह ने हमें किताब देकर भेजी है वो तो हमें समझ ही नहीं आती, हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है, हमें हमारे माँ बाप ने ऐसे पढ़ाया ही नहीं है, हमें हमारे माशरे ने पढ़ाई नहीं है किताब। अल्लाह ने तो किताब के शुरू में कहा था कि मैंने आसान करके भेज दिया। भाई ये हमारा आइन था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन था ना मुसलमान का, यहाँ सब कुछ डिफाइन हुआ था उसी तरह से। हम दुनिया की हर किताब को पढ़ना सीख रहे हैं, इसको नहीं सीख रहे। जैसे ही हमारे अंदर ये सलाहियत ख़त्म हुई कि हम इसको पढ़ें तो एक करैक्टर ने जन्म ले लिया, और वो करैक्टर कौन सा है, मौलवी साहब का। कि जहाँ मसला आएगा जी हम मौलवी साहब से पूछेंगे। भाई मौलवी साहब से क्यों पूछेंगे, अल्लाह ने तो किताब हमारे सब के लिए बनाई है। ऐसे ही एक करैक्टर आ गया उस्ताद का कि जी जहाँ फंसेंगे उस्ताद से पूछेंगे। नहीं नहीं, आप ये वही गलती करने लगे हैं जो शायद 200-300-400 साल पहले हमारे खित्ते में हुई और आज हमें ये किताब पढ़नी
नहीं आती है। इस गलती को रिपीट ना करें, इस गलती को रिपीट ना करें। ये चंद लोग बचे हैं। ये भी हमारे एक उस्ताद मोहतरम, हम सब के सीनियर हैं, वो एक दिन कॉलेज तशरीफ़ लाए, इकबाल खान साहब, तो आकर कहने लगे, अब नवीद अंसारी साहब बैठे हुए, मैं भी आ गया, मुझे पता चला सारा है, मैं भी जाके बैठ गया। कहने लगा, यार क्या करके भेज रहे हो बच्चों को भाई, एक लफ्ज़ इन्हें पढ़ना नहीं आता, कैफ करके आ जाते हैं। तो खुदा का खौफ करें, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा, सर गलती बताएं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कहते यार लॉ पढ़ के बच्चे आते हैं, बच्चे को ना किसी सेक्शन का पता है, ना किसी बात का पता है। तो मैंने कहा, सर मैंने लॉ आपसे ही पढ़ा हुआ है, तो मैं अल्लाह का शुक्र है आपकी उस रिवायत को ज़िंदा रखे हुए हूँ। कहते नहीं, मैंने तुम्हारी वो वीडियोस देखी हैं, वो तो बल्कि मैंने बड़े अपने दोस्तों को भी भेजी हैं, आप ठीक काम है, जर्नल अमूमी गुफ्तगू कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये, अब इंडस्ट्री में लोग बैठे हुए तंग होना शुरू हो गए हैं। ये जो हम लोग फुल टाइम टीचर्स आए थे ना, हमने आके अनफॉर्चुनेटली अपनी फेम लेने के लिए आप लोगों के साथ ज़्यादती कर दी है। ये बड़ी तल्ख सी बात है, मुश्किल सी बात है, आपको समझ नहीं आएगी। जैसे फिर ये बात, इसका पता नहीं क्या मीनिंग हो जाए, मैं ख़ास तनाजुर में ये सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपने उसी मीनिंग में लेनी है। मौलवी साहब के हक में ये बात है कि हमें कुरान पढ़ना ना आ रहा। यही मेरी बात समझने की कोशिश करनी है आप। तमाम उल्मा के फेवर में ये बात जाती है कि हमें कुरान ना पढ़ना है। हमें हर निकाह के वक़्त, हमें हर पैदाइश के वक़्त, हमें हर फोतगी के वक़्त, यही 3 अहम काम है ना ज़िंदगी के, इसमें एक किरदार चाहिए मौलवी साहब का। लेकिन अगर आपको एक कुरान पढ़ना आता हो, आप इसके साथ अटैच हों, तो आप कहें यार बच्चा तो मेरे घर में पैदा हुआ है ना, मेरा राइट है एज ए फादर मैं इसके कान में आज़ान दूँ। मेरी औलाद के जहन में, दिमाग में जो पहली आवाज़ जानी चाहिए वो मेरी जानी चाहिए, मैं उसका बाप हूँ। या जिस मोहब्बत से, जिस पॉजिटिव एनर्जी से मैं अपने बच्चे के कान में अजान दूंगा, वो एक मौलवी साहब क्यों देंगे? आज मेरे वालिद या वालदा अल्लाह को प्यारे हो चुके, तो जब मेरे वालिद या वालदा फोत हुए, तो जिस अकीदत से मैं अपने बाप को, मैं अपनी माँ को कब्र में उतार सकता हूँ, मौलवी साहब कैसे उतार सकते हैं? जिस अकीदत से, जिस एहतराम से मैं अपनी माँ की मगफिरत की दुआ मांग सकता हूँ, वो एक किराए पे आए हुए लोग कैसे मांग सकते हैं? या ना भी किराए पे आए हुए हो, एक दूसरा आदमी, मतलब हज़ारों लोग आए जब मेरे वालिद साहब फोत हुए अफसोस करने के लिए, जाहिर है सब लोग आए, लेकिन जो दर्द मेरे अंदर होगा क्या वही दूसरे के अंदर होगा? या जब मैं किसी की फौतगी में जाता हूँ, हो नहीं सकता ना। लेकिन उस करैक्टर के लिए सबसे बेहतरीन बात क्या है कि हम ऐसे ही रहें, ऐसे ही। बीइंग अ टीचर, मेरा इंटरेस्ट, मेरा फ़ायदा इस बात में है कि आप आंखें बंद करके मेरे पीछे चलने का सोचें, लेकिन मेरी दयानतदारी का तकाजा ये है कि मैं आपकी आंखें खोलने की बात करूं और आपको ये सिखाने की कोशिश करूं कि बेटा मैं आपको लॉ पढ़ना सिखाऊंगा ताकि आप खुद इंटरप्रेट करें। तो ये मेरा आपसे वादा है, इंशाअल्लाह ताला आपको लॉ पढ़ना आएगा, आपको सिखाया जाएगा, हर लफ्ज़ आप इंटरप्रेट कर रहे होंगे, आप उसको ले रहे होंगे, और ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर होगा अल्लाह ने चाहा तो इस क्लास का। बाकी हम पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा आपके ज़िम्मे सिर्फ एक काम है, 1 घंटा सवा घंटा आप देंगे, वो भी आगे चल के रोज़ाना। और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके कहते हैं कि पहली अटैम्प्ट में आपका ये पेपर पास हो रहा होगा। हम इंशाल्लाह कल क्लास में, आज टाइम ज़्यादा हो गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैं ये वाली चीज़ें आपको सॉफ्ट में भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा, और फ़ोटोकॉपी शॉप पर भी ये अवेलेबल होंगे स्लाइड नोट्स हमारे। हम यहाँ से ये सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। आप कोई भी किताब यूज़ करें, वैसे तो मैं 3 बातें कहने लगा हूँ, कोई किताब यूज़ ना करें, सिर्फ स्लाइड से सब कुछ पढ़ लें, 100% एक बात है। जब आप असल में इसको भी अनफोल्ड करेंगे ना, किताब से भी चीज़ें देखेंगे और ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी, तो पता चलेगा कि यार ये भी बस, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि यार फुल स्टॉप भी रिमूव नहीं हो सकता, तो फिर किताब भी सारों ने हमने लॉ से वहीं से ही कॉपी कर करके लिखनी है। लेकिन आप एनी बुक यूज़ कर सकते हैं,
कोई भी किताब यूज़ ना करें, सिर्फ मेरे स्लाइड नोट्स यूज़ करें। 100% सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, 100%, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी किताब से किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ICAP की किताब यूज़ करना चाहें, नथिंग लाइक इट। सर अदनान की किताब यूज़ करना चाहें, नथिंग लाइक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इनमें से मेरी स्लाइड, ICAP का स्टडी टेक्स्ट, सर अदनान की किताब, इनमें से कोई एक पकड़ लेनी है एक दफ़ा आपने, बस फिर उसके ऊपर कारबंद रहना है, ठीक है ना। आपने इससे हेजिटेट नहीं करना, अच्छा सर की स्लाइड है तो मैंने तो फुला नहीं। जहाँ से आपको प्रॉब्लम आई हमने इल्म हासिल करना है, हमने किताब को पढ़ना सीखना है। हमारा मेन खासा होगा कि हम ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड करना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी। क्लास हमेशा अल्लाह ने चाहा टाइम पे शुरू होगी, आप लोग ज़रा टाइम पर आएंगे। रेगुलरिटी मेन कंटेंट होगा आपके पास होने के लिए। मैंने कहा कि 70-80% जो एग्ज़ाम में तैयारी है, आपने 50% पे पास हो जाना है ना। 70% मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास में बैठेंगे तो ये काम मैंने क्लास में कर लेना है, क्योंकि मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँगा, मैंने हर चीज़ रिपीट करनी है। जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाना, इस स्लाइड ने हमारी नज़र में क्लास में रोज़ाना गुजरनी है, तो असल में आपके दिमाग में ये चीज़ें फिक्स हो जानी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा आपने कोऑपरेट करना है रेगुलरिटी के एंगल से। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल कुछ गुफ्तगू करेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।